बच्चों आज हम जितना भी लास्ट का कॉन्सेप्ट है उसे कंप्लीट करके कल से अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। देखो भाई, एक ये थ्योरी का क्वेश्चन रह गया था, व्हाई इज़ द टंगस्टन यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। यहाँ से सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करो, इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोई भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो टंगस्टन हो, या कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम उसमें देखते क्या हैं, ज़्यादातर जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसे ज़्यादा से ज़्यादा हीट देनी है, ऐसे में हम देखते हैं पहली तो उसकी रेजिस्टिविटी हाई हो, और दूसरी चीज़ उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो। इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के लिए हाई अमाउंट में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किसी चीज़ में पास हो रही है तो ये दो प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए उसके अंदर। ये थोड़ा सा थियोरेटिकल कंसेप्ट है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा रहे हैं और आपको थोड़ी नहीं ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी हाई होनी चाहिए और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होना चाहिए। बट अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसमिशन कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको देखना चाहिए ऐसा मटेरियल हो जिसकी रेजिस्टिविटी भी लो हो और रेजिस्टेंस भी लो हो। रेजिस्टिविटी लो है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस भी लो होगी, और अगर रेजिस्टेंस लो है तो करंट ज़्यादा से ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो पाएगा। याद रखो, अगर आपको लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी देनी है तो ये दो कंडीशंस, और अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन करना है तो अपोजिट हो जाता है, रेजिस्टिविटी लो होनी चाहिए और रेजिस्टेंस भी लो होनी चाहिए जिससे करंट हाई अमाउंट में पास हो पाए। एक चीज़ और, अगर हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा तो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस ईजिली नहीं हो पाएगी, जो कि अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी को हाई अमाउंट में पास कराते टाइम। ये दो पॉइंट्स क्लियर रखना, लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी है तो ये कंडीशन, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन है तो ये कंडीशन। इसी पे बेस्ड ये थ्योरी क्वेश्चंस है। देखो ज़रा आप जल्दी से, टंगस्टन फिलामेंट्स को बनाने के लिए क्यों यूज़ करा जाता है? कोई भी चीज़ किसी के लिए क्यों यूज़ करी जाएगी? पहली बात इसकी रेजिस्टिविटी हाई होगी, दूसरी बात इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। यही है, देखो आंसर। प्योर टंगस्टन हैज़ अ हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्योर टंगस्टन का रेजिस्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट हाई है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इस फिलामेंट में, तो द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कन्वर्टेड टू हीट एंड लाइट एनर्जी ड्यू टू द हीटिंग ऑफ द फिलामेंट टू अ वेरी हाई टेम्परेचर। ज़्यादा करंट पास कराओगे, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होगी और हीट और लाइट में। ड्यू टू हाई मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन ईजली मेल्ट नहीं करता और जो फिलामेंट है उसका वो मेल्ट नहीं हो पाता। बल्ब के फिलामेंट्स टंगस्टन से इसीलिए बनाए जाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट बियर करने के कैपेबल हो। नेक्स्ट, व्हाई आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइस जैसे कि ब्रेड टोस्टर्स, इलेक्ट्रिक आयरन्स, ये एलॉय से बने होते हैं रेदर देन प्योर मेटल। एलॉय से क्यों बने होते हैं प्योर मेटल की जगह? सेम आंसर, एलॉय से क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, दूसरा इसकी रेजिस्टिविटी हाई है, हाइयर देन जो एलॉय है उसकी रेजिस्टिविटी हाइयर होती है मेटल से। एलॉय ऑक्सीडाइज नहीं होते हाई टेम्परेचर पे। इस कंडीशंस की वजह से इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस सारे के सारे किससे बनाए जाते हैं? एलॉय से। बच्चों एलॉय क्या है? आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, जब दो मेटल्स या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, या एक मेटल और एक नॉन मेटल जुड़ जाए, मेटल्स और नॉन मेटल्स या मेटल्स के मिक्सचर को कहा जाता है एलॉय। एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट उसके मिक्सचर से ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भाई किसी ने डाउट में भी डाला हुआ था, व्हाई इज़ द सीरीज़ अरेंजमेंट यूज्ड इन डोमेस्टिक सर्किट्स? सीरीज़ अरेंजमेंट क्यों यूज़ होता है, पैरेलल क्यों नहीं होता? भाई अगर हमने इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए हुए हैं सीरीज़ में,
करंट पास हुआ, गलती से ये वाला ही बल्ब फ्यूज़ हो गया। बल्ब आप 2-4 सोच रहे होंगे दीदी ने रेजिस्टेंस बनाइए, बल्ब तो ऐसे बनते भैया, ऐसे बना लेना। अगर एक भी बल्ब फ्यूज़ हो गया तो आगे करंट पास नहीं होगा। दैट मीन्स अगर एक भी अप्लायंस ख़राब हो गया तो आगे के सारे अप्लायंसेस वर्क करना बंद कर जाएंगे। साथ के साथ अगर एक भी अप्लायंस का स्विच ऑफ कर दिया तो आगे के अप्लायंसेस भी ऑफ हो गए। दूसरी बात, सबको सेम करंट ही देना पड़ेगा। इसकी लिमिट इतना करंट क्या भी करने की नहीं है, फिर भी इसे इतना ही मिलेगा, जिससे क्या होता है कई बार बल्ब डैमेज हो जाते हैं या कोई अप्लायंस ख़राब हो जाता है। देखो सीरीज़ अरेंजमेंट क्यों नहीं यूज़ करा जाता? इफ़ कनेक्टेड इन सीरीज़ टोटल रेजिस्टेंस विल इंक्रीज़। अगर हम इसे सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं तो आर की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी एक पर्टिकुलर से। आर तो सबको ऐड करके मिलेगा, और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो आर की वैल्यू कम हो जाती है। अगर आर ज़्यादा है तो ऑब्वियसली करंट क्या होगा, सब बल्ब्स पे कम जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से सर्किट में करंट लो हो जाता है। दूसरा, इफ़ वन अप्लायंस इज स्विच्ड ऑफ और गेट्स डैमेज्ड, अगर एक भी अप्लायंस स्विच ऑफ या डैमेज है देन ऑल द अदर अप्लायंस विल स्टॉप वर्किंग बिकॉज देयर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई विल बी कट ऑफ। अगर एक भी अप्लायंस स्विच ऑफ कर दिया तो सारे अप्लायंसेस काम करना बंद कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं होगी उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर वेरी विद इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? रेजिस्टेंस कैसे वेरी करती है? R इक्वल्स टू रो L अपॉन A, दैट मीन्स ये इससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस लेस होगी तो एरिया ज़्यादा होगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस मोर होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर और एल्यूमिनियम की वायर्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए क्यों यूज़ करी जाती है? वर्ड समझना, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी लेस होती है। एक जगह से दूसरी जगह लेस रेजिस्टेंस वाले ही चीज़ ले जाएगी, क्योंकि लेस रेजिस्टेंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट पास हो पाएगा। एक बार बच्चों ये आंसर्स अपनी वीडियो पॉज करके देख लो। बच्चों यहाँ से भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकल रहा है, और ये 12th क्लास में कई बार टीचर्स डायरेक्ट पूछती हैं आपसे, जब आप जहाँ पे भी स्कूल में जाओगे और 12th में साइंस लोगे, फिज़िक्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो, विल द बर्ड्स ऑन द हाई वोल्टेज वायर गेट्स शॉक? क्या बर्ड्स आपने देखा है कि भाई जितने भी आपके इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं उनमें बैठ जाती है, हम बैठ जाएं तो भैया हमारा कीड़ा ही बन जाएगा, बट जब बर्ड्स बैठती हैं उन्हें शॉक क्यों नहीं लगता? देखो सिंपल सा आंसर, जब बर्ड्स बैठती है उस वायर पे तो उनके दोनों पैर एक साथ रखे जाते हैं उस वायर पे, जिसकी वजह से जितना पोटेंशियल इस वाले लेग पे आ रहा है उनका, उतना ही पोटेंशियल इस वाले लेग पे आएगा। अगर दोनों का पोटेंशियल सेम है तो दोनों पे करंट सेम आएगा, और अगर करंट सेम आएगा तो वो दोनों करंट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जिसकी वजह से उनकी बॉडी पे शॉक नहीं जाता। बट अगर ये बर्ड केवल एक पैर रखे यहाँ पे और एक से ऐसे उड़ रही हो, उस टाइम पे इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जब वो आके बैठ जाती है तो दोनों पैर उसके एक ही पोजीशन पे होते हैं, जिसकी वजह से दोनों पे सेम पोटेंशियल। कई बार जितनी भी ये है इन्हें शॉक लग जाता है बर्ड्स को, क्यों लग जाता है? रीज़न वही है कि भाई उस टाइम पे इसका एक पैर तो वायर पे है, दूसरा नहीं होता। अगर गलती से इस बर्ड ने एक पैर एक वायर पे रख दिया, दूसरा पैर दूसरी वायर पे, दोनों के पोटेंशियल्स अलग अलग हैं, तब भी इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। देखो ज़रा कंसेप्ट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज़ प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल डिफरेंस से प्रोपोर्शनल है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। बर्ड्स फीट एंड बोथ द बर्ड्स फीट आर एट द सेम पोटेंशियल, सो नो करंट फ्लो थ्रू द बर्ड। दोनों बर्ड के पैर एक ही पोटेंशियल पे है, जिसकी वजह से कोई बर्ड पे करंट फ्लो नहीं कर रहा।
सिंस करंट फ्लो इज़ नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिक शॉक, और भाई करंट ज़रूरी है, जब पोटेंशियल सेम है तो करंट भी सेम होगा, और करंट तो ज़रूरी है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने के लिए, उसकी बॉडी में कोई करंट ही नहीं पहुंच रहा, इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक शॉक बर्ड को नहीं लगेगा। इसलिए बर्ड्स क्या है, क्वाइट सेफ हैं जब तक वो दूसरे डिफरेंट वोल्टेज के वायर को टच नहीं करती। एक पैर सपोज इस बर्ड ने इधर रखा हुआ है इस वाले पोटेंशियल पे, और एक पैर इस पे, दोनों पे अगर अलग अलग पोटेंशियल के करंट्स जा रहे हैं तब इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। नेक्स्ट भाई एक पॉइंट ये भी है, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स क्या होते हैं। वो कंडक्टर जो एक वी और आई के ग्राफ में एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वो ओमिक कंडक्टर्स होते हैं, और जो स्ट्रेट लाइन नहीं बनाते वो नॉन ओमिक कंडक्टर्स होते हैं। जैसे कि ये, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है ओमिक और स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स। एक बच्चों रेजिस्टिविटी का भी क्वेश्चन था, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना। हमने फॉर्मूला पढ़ा है R = रो L/A। अगर लेंथ 1 मीटर हो जाए और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो जाए तो R = रो बन जाएगा। दैट मीन्स रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाती है। कब? यही रेजिस्टिविटी की डिफाइन भी है, रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल बन जाती है जब लेंथ 1 मीटर हो किसी वायर की और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर हो। बच्चों एक इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है, वो भी देख लो। अ गीज़र इज़ रेटेड 1500 वॉट। आपके पास पावर कितनी है? 1500। पोटेंशियल कितना है? 250 वोल्ट। हमेशा ज़्यादातर 220 होता है, कई बार एक्स्ट्रा आ जाता है। द गीज़र इज़ कनेक्टेड टू अ 250 वोल्ट मीन्स कैलकुलेट करंट। हमें सबसे पहले निकालना है I। दूसरा, एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स E, जब टाइम 50 आवर्स है। कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट जब एक की कॉस्ट कितनी है? 2.20 पर किलोवाट आवर। भाई कई बार ये वर्ड नहीं लिखा होता पर किलोवाट आवर, बट आपको याद रखना है कॉस्ट जब भी निकालनी है तो एनर्जी को पर किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। P, V और I, इसका पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। P = VI। V कितना है? 1500। V कितना है? 250। I ये रहा 1500/250 = I। 0 से 0 कैंसिल, सॉरी I कितना आ गया हमारा? 6 एम्पियर। I की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 6 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी। जो भी पावर आई है, जो भी पावर है, अगर हम उसे टाइम से डिवाइड कर दे तो हमारी एनर्जी आ जाएगी। सॉरी मल्टीप्लाई। पावर = एनर्जी अपॉन टाइम होता है। पावर इंटू टी कर दो, एनर्जी आ जाएगी। पावर कितनी है हमारे पास क्वेश्चन में? 1500। टाइम कितना है हमारे पास? 50। मल्टीप्लाई कर दो ये 75000। बच्चों अगर जूल में निकालनी थी तो इसे सेकेंड इंटू सेकेंड करते, जैसे कल एक क्वेश्चन में क्वेरी भी आई थी, उसमें आंसर ना बहुत बड़ा आ रहा है। कोशिश करो आंसर वॉट आवर्स में ही छोड़ दो, जूल में मत निकालो, ठीक। बट हमें तो कॉस्ट भी निकालनी है, इसलिए वॉट में भी नहीं छोड़ना, हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है? किलोवाट्स में। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड कर देंगे इसे 1000 से। किलोवाट आवर 1000 से डिवाइड उन्हीं केसेस में करेंगे जब हमें बिल निकालना है। आंसर इज़ 75 किलोवाट आवर। 75 किलोवाट आवर का मतलब क्या है? हमारा जो करंट आया है वो 70, हमारा जो बिल आया है वो 75 यूनिट्स आया है। आपने सुना होगा घर पे कि बच्चों मतलब इतनी यूनिट बिल आया या इतनी यूनिट्स आई, तो ये यूनिट्स कैसे निकलती हैं? किलोवाट आवर में। अब हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट के लिए जितनी भी यूनिट्स आई उसे 2.20 के हिसाब से मल्टीप्लाई। इतना सस्ता होती नहीं है यूनिट की कॉस्ट,
मल्टीप्लाई करके आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बेटे आज आपको सारे एग्जाम्पल्स करने हैं सॉल्व।